डियर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के अगले सब सेक्शन में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर्स आए थे और ट्रेडर्स से कैसे इंडिया डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के लिए टेरिटरी हो गया। तो मैंने बताया था कि कल हम शुरू करेंगे कि हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स इन ईस्ट। तो आज का जो टॉपिक है हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। मैंने बताया था कल कि इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ परमिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू ट्रेड। अब इस परमिशन का क्या मतलब था? इस परमिशन का ये मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी। व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। व्हाट हैपेंड इन 1600 acquired charter from Queen Elizabeth I. Right? Due to this charter, not other companies of Britain can do their business in India. Means only sole proprietorship of the trading will be given to East India Company, as East India Company will not get any competitions from the Britishers Company. Right? तो ब्रिटिशर्स कोई और दूसरा कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आए और ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ से उसने परमिशन ग्रांट करवाया और उसके बाद उसने उस चार्टर के तहत इंडिया में आकर के ट्रेडिंग स्टार्ट किया। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से 1651 में अपने ट्रेडिंग को एक्सपेंड करने के लिए अपना पहला फैक्ट्री इंडिया में उसने डाला था। सो डियर स्टूडेंट्स, वेन ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ सोल राइट टू ट्रेड इन ईस्ट इंडिया इन ईस्ट मीन्स ऐसा नहीं है कि ईस्ट में केवल इंडिया ही था। इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास का जो रीजन्स था उस एरिया में भी उसे ट्रेडिंग करने का अधिकार मिल गया और इस प्रकार से इट एक्सक्लूडेड कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम अदर ब्रिटिश कंपनी। मतलब ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को और किसी दूसरे ब्रिटेन की कंपनी से उसे कोई कंपटीशन अब नहीं मिल सकता था। इसके बाद वो इंडिया में एंटर कर गया। अब इंडिया में एंटर करने के बाद क्या एकाएक से अपना ट्रेडिंग को पूरी तरह से फैला लिया? नहीं। इंडिया में सबसे पहले वो बंगाल प्रोविनेंस में आया। राइट? बंगाल प्रोविनेंस में आया। इंडिया में आने के बाद उसे पता चला कि ऑलरेडी जो है यहाँ पे बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज पहले से ही ट्रेडिंग में लगे हुए हैं और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए तो इंडिया में जो रिसोर्स था उसी रिसोर्स का वो ट्रेडिंग करते। तो सारे यूरोपियन कंट्रीज सेम मटेरियल्स जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, क्लोव्स हो गया, पेपर्स हो गया, कार्डामोम्स हो गया, इन सारे वस्तुओं को ही यहाँ से वो खरीद के ले जाते थे और यहाँ उसके बदले में इंडिया को यूरोपियन करेंसीज जो कि या तो गोल्ड के रूप में हो या सिल्वर के रूप में हो या दूसरे कॉइन्स के रूप में इंडिया को दे करके वो जाते थे। अब देखा जाए तो इंडियन ट्रेडर्स के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए ये तो एक तरह से फायदा का सौदा होना शुरुआत में स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब बहुत सारे बायर्स उनको मिल गया। अब ब्रिटेन भी उसको खरीदता था, फ्रांस भी खरीदता था, पुर्तगाल भी खरीदता था। मीन्स ये सारे यहाँ पर ट्रेडिंग करते थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा नहीं है जिस कंपटीशन से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी
ने चार्टर ऑब्टेन किया था। इंडिया में आने के बाद उसे सेम कंपटीशन का सामना करना पड़ा फ्रॉम दे गॉट द स्टिल कॉम्पिटिशंस फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, राइट। नाउ competitions created problem, but nature of competition further aggravated the problem। देखा जाए जो ये कंपटीशन जो था, ये कंपटीशन के कारण प्रॉब्लम तो बढ़ता गया और प्रॉब्लम जो है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया। प्रॉब्लम यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम डे बाय डे और जो हो गया डेंजर हो गया। अब ये बातें उठती हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग कौन सबसे ज़्यादा कर सकता था, राइट। तो जो ज़्यादा पावरफुल था, मीन्स नाउ द पावर ऑफ ट्रेडिंग, राइट, नाउ पावर ऑफ ट्रेडिंग जस्ट डिपेंडिंग ऑन दिस इशू दैट विच वन कंपनी इज मच मोर पावरफुल। अब कंपनी की पावरफुलनेस केवल उसके एक फाइनेंशियल इश्यूज पे ही नहीं निर्भर करता था, बल्कि अब देखा जाए तो वेस्टर्न पार्ट से आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आप पाओगे कि वर्ल्ड के वेस्ट पार्ट से वो ईस्ट पार्ट पे ट्रेडिंग करने के लिए आते थे, राइट। अब इसमें उनका अपना सारा समुद्री रास्ता होता था, शिप के माध्यम से अपने सामान को भर करके लाते थे, राइट। तो अब एक दूसरे यूरोपियन कंट्री जो थे वो एक दूसरे कंट्रीज के सामान को ये चाहते थे कि उनको या तो बीच में ही परमिट ही नहीं किया जाए, राइट, सी रूट्स को यूज नहीं करने दिया जाए। दूसरी बात, अगर शिप में जो सामान भर करके वो लाते थे उस सामान को वो कोशिश करते थे कि उस समुद्र में ही उसको डुबो दिया जाए। तीसरा, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या हुआ, डिफरेंट यूरोपियन कंट्री जो थे इंडिया में अपना फोर्ट बनाना शुरू किए और उस फोर्ट में अपने सामानों को वो प्रोटेक्शन करते थे, इसलिए फोर्टिफिकेशन से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम उठता है कि जब क्या यूरोपियन कंपनी जो थे वो डायरेक्टली अपना फोर्ट बनाना यहाँ स्टार्ट कर दिए। जब ये फोर्ट बनाना इन्होंने स्टार्ट किया तो यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने प्रॉब्लम से राइज करना शुरू किया कि आप मेरे रूलिंग एरियाज में, मेरे रीजन्स में आप फोर्ट नहीं बना सकते हो, आप अपने आर्मी को नहीं रख सकते हो, क्योंकि फोर्ट में वो अपने सामानों को सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे अपने आर्मी और मिलिट्री को भी रखते थे वो। इसलिए अब क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज को जो था, यूरोपियन कंपनीज को जो था, ये यहाँ के लोकल रूलर से भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया। आगे देखोगे कि कैसे यही प्रॉब्लम जो है आगे जाकर के बैटल ऑफ पलासी का रीजन बनता है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि अभी यूरोपियन कंपनीज जो पुर्तगाल के थे, जो फ्रांस के थे, जो डेन्स थे, ठीक है, जो ब्रिटेन्स के थे, उनको आपस में कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट हो गया। एक बात और बीच में मैं बता रहा था कि किस प्रकार से जब सेम गुड्स को सारी यूरोपियन कंपनीज खरीदना चाहते थे तो इससे क्या हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया में क्या हो गया, जो इंडियन गुड्स थे उसका बायर्स बहुत सारे हो गए, जिससे क्या हो गया, डिमांड काफ़ी बढ़ गया। और डिमांड जब बढ़ेगा ऑब्वियसली अब वस्तु का क्या होगा, वस्तु का, थिंग्स का डिमांड जब बढ़ेगा तो उसका प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, प्राइस भी इनका इंक्रीज हो गया। और जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा कि प्रॉफिट का मार्जिन जो हो जाएगा, वो प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। क्या हुआ कि डिमांड बढ़ जाने के कारण उसकी प्राइसेज बढ़ गई, और जब प्राइसेज बढ़ गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट जो है अब कंपनीज को होना बहुत कम हो गया। अब ये देखें तो फाइनली क्या होता है, अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सारी यूरोपियन कंपनीज को डिफीट करके या जिस तरह से भी डिप्लोमेटिकली हो वो
कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए किया, सारे के पावर्स को उसने लिमिट किया और लिमिट करने के बाद यहाँ पर अपना ट्रेडिंग यहाँ पे लार्ज एरिया में, लार्ज रीजन में एक्सपेंड किया। अब देखेंगे अगले वीडियो में कि जब वो एक्सपेंड कर रहा था तो ट्रेडिंग को एक्सपेंड करने के लिए और क्या क्या दिक्कत का उसे सामना करना पड़ा और इंडियंस रूलर्स ने उसको किस प्रकार से रिएक्ट किया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड तैयार होता है। हम आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा, आप इंटरेस्ट से कर रहे होगे और इसे नोट जरूर कर रहे होगे। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।